हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। नेपाल ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर चीन से दोस्ती की है। दरअसल नेपाल ने चीन को भारत से ज़्यादा तरजीह दी है, और नेपाल दे भी क्यों ना, क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब नेपाल को अगर किसी तीसरे देश से दूसरे देश से बिजनेस करना है तो वो किसी दूसरे देश के थ्रू ही कर सकता है, क्योंकि जो नेपाल है वो डायरेक्ट समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो उसे ऐसे किसी दूसरे देश की ज़रूरत है जो डायरेक्ट समुद्र से जुड़ा हुआ हो और उसका बिजनेस करवा सके। तो ऐसे में नेपाल का जो बिजनेस है वो बांग्लादेश के थ्रू हो सकता है, इंडिया के थ्रू हो सकता है, चाइना के थ्रू हो सकता है। ऐसे कई देश है जिनके थ्रू हो सकता है, लेकिन नेपाल ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा तरजीह दी किसको है? चाइना को। पहले तरजीह दिया था किसको? इंडिया को। तो जो नेपाल वो कभी हर चीज़ के लिए भारत की तरफ देखता था, वो चीन की तरफ कैसे मुड़ गया अभी हाल ही के कुछ सालों में? तो अगर हम इसके कारण को जानने की बात करें तो 2015 के पहले नेपाल में राजशाही चलती थी, जिसके भारत से बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। मतलब ऐसे संबंध थे कि भारत में शादियां भी होती थी, वहाँ के राजघराने की भारत में शादियां होती थी और भारत के राजघरानों की नेपाल के राजघराने में शादी होती। तो इस तरह का संबंध भारत के थे। और नेपाल में वैसे भी 90% के लगभग हिंदू हैं, तो वैसा ही एक कनेक्शन है इंडिया से भारत नेपाल का। तो चाइना से तो इनका कोई रिलेशन है ही नहीं है, ना ही नेपाली लोग चाइनीज़ लोगों में मिलते हैं, ना ही उनका स्किन कलर मिलता है, ना ही उनका स्किन टोन मिलती है। बाकी उनके सब भारत के लोगों से मिलता है। हिंदी भी वहाँ पर बोली जाती है। लेकिन ऐसे क्या कारण हुआ कि नेपाल को चाइना की तरफ झुकना पड़ा? तो अब क्या हुआ कि नेपाल में राजशाही से लोग ऊब चुके थे, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी लोकतंत्र की मांग उठने लगी, नेपाल को लोकतंत्र बनाया जाए। तो इसी के लिए वहाँ पर राजशाही को ख़त्म किया गया और नई संविधान सभा को बनाया गया। अब क्योंकि नया नया लोकतंत्र नेपाल में आ रहा था, तो जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ थीं नेपाल में, वो अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाने लगी कि मैं बड़ी हूँ, ये पार्टी बड़ी, वो पार्टी बड़ी। तो जब वो अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखा रही थी, तो उसमें जो संविधान नेपाल में बनाया गया था उसे लागू करने में देरी हो रही थी, जिसकी वजह वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उसे लागू होने नहीं दे रही थी। वो कुछ अड़ंगे डाल रही थी संविधान को लागू होने में। अब यहीं पर एंट्री होती है भारत की। भारत ने नेपाल के संविधान की घोषणा में हो रही देरी पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी कि भाई इतना लेट क्यों हो रहा है, इसको जल्दी लागू कर दो। जिससे जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भड़क गई। वो कहने लगी कि भारत को नेपाल के इंटरनल मैटर में बोलने का हक नहीं है। ये कहकर उसने नेपाल में भारतीय ट्रकों, भारत के लोगों और भारत समर्थित जो भी नेपाली नेता थे उन पर हमले करना शुरू कर दिए। अब जब भारतीय ट्रकों और सामानों पर हमले हुए तो भारत ने अपने ट्रकों को रोक दिया और आवाजाही को रोक दिया। अब कोई भी सप्लाई भारत से हो नहीं रही नेपाल के लिए सामान की। भारत तो अपने ट्रकों को रोकेगा ताकि नुकसान से बचा जा सके। तो भारत के इस एक्शन को भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने इंटरेस्ट में लिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको इस तरह बड़ा चढ़ा के बताया कि भारत नेपाल को कोई भी सामान की सप्लाई नहीं करना चाहता, और वो ऐसा करके नेपाल को सबक सिखाना चाहता है। और नेपाली लोगों के बीच उस पार्टी ने ऐसा बताने की कोशिश की कि भारत नेपाल के खिलाफ है, भारत अपनी नेपाल पर चलाना चाहता है। तो बस उस कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा किया। अब उसने ऐसा क्यों किया, ये बात आती है। तो इसमें हमें जाना पड़ेगा 2015 में। तो जब नेपाल में 2015 में संविधान लागू हुआ, तो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी नेपाल की, वो पावर में आ गई, सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी थी वो। तो जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भारत से हमेशा से ही अच्छे संबंध नहीं चाहती थी। और इसका कारण दूसरा हो सकता है चाइना भी, कि अगर भारत से अच्छे संबंध रखेंगे तो फिर चाइना से उनका विवाद बढ़ेगा। तो अब वो कहने को कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि नेपाल के जो संबंध है वो किसी कम्युनिस्ट देश से ही बने, अच्छे संबंध बने। तो कम्युनिस्ट देश तो 2-4-5 ही हैं, रसिया हो गया, क्यूबा हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो सबसे पास तो चाइना ही है, उसका पड़ोसी भी है, उसकी बॉर्डर नेपाल अपनी बॉर्डर शेयर भी करता है चाइना से, और दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी है चाइना। तो चाइना हर चीज़ नेपाल को प्रोवाइड करा सकता था। तो ऐसा वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को लगा। तो ऐसे में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत को नज़रअंदाज करके चीन को ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि चीन उसकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा।
लेकिन हुआ उसके उलट। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली 2016 में चाइना के दौरे पर गए। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी के PM थे, मतलब एक कम्युनिस्ट PM थे, तो उनकी उम्मीद चाइना से ज़्यादा थी और चीन को भी ये समझ आ रहा था कि हाँ, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो वो कुछ उम्मीद में ही आए हैं। तो दोनों देशों के बीच क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स के मुताबिक नेपाल को अगर किसी तीसरे देश से व्यापार करना है तो चाइना के 7 बड़े पोर्ट चाइना नेपाल को प्रोवाइड कराएगा। मतलब नेपाल चाइना के उन 7 पोर्ट से अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता है, ये उन एग्रीमेंट्स में कहा गया। अब नेपाल तो सपने देख रहा था, क्योंकि नेपाल तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुद्र से तो जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्ट तो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर नहीं सकता, और ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो समुद्र के रास्ते ही से ही होते हैं। तो नेपाल तो अब सपने देख रहा था कि उसको 7 बने बनाए नए पोर्ट मिल रहे हैं। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि चीन जैसा देश अगर एक हाथ से कुछ देता है तो दूसरे हाथ में उसे भी कुछ चाहिए। यहाँ पर नेपाल ने भूल कर दी, ये तो नेपाल ने सोचा ही नहीं था। अब नेपाल के पास तो कुछ है ही नहीं देने को लिए, तो वो देगा क्या। नेपाल तो वैसे भी एक गरीब देश है, जितने भी मतलब दुनिया में लैंड लॉक कंट्री है वो आपको ज़्यादातर गरीब ही मिलेंगी। चाहे आप अफ़गानिस्तान को देख लो, नेपाल को देख लो, भूटान को देख लो, ये आपको गरीब ही मिलेंगी, क्योंकि ये जो समुद्र से इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और डायरेक्ट कनेक्शन अगर रहता नहीं है तो वो कंट्री गरीबी मानी जाती है। अगर भारत में आप स्टेट की बात करें तो बिहार जो है वो समुद्र से कनेक्ट नहीं है, इसलिए बिहार में गरीबी है। उत्तर प्रदेश भी ज़्यादा अमीर नहीं है, और आप अपना कश्मीर देख लो और अपना राजस्थान देख लो, ये अमीर राज्यों में नहीं गिने जाते। मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, ये अमीर राज्य में भारत के बिल्कुल भी नहीं गिने जाते। अगर अमीर राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये राज्य आपको कंपेयर टू अदर राज्य आपको अमीर मिलेंगे। तो जो लैंडलॉक कंट्री हैं वो गरीब ही रहती है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रहते, सोर्स नहीं रहते अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के। तो अब नेपाल तो कुछ दे नहीं सकता था चाइना के लिए। तो अब जब चाइना को कुछ मिला ही नहीं तो इस एग्रीमेंट्स को 7 साल हो गए हैं आज, मतलब 2023 में 7 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी नेपाल का जहाज़ ने ना तो सामान को एक्सपोर्ट किया है और ना ही इंपोर्ट किया है। मतलब कुछ हुआ ही नहीं। 2016 के बाद 2019 में भी नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, वो भी चाइना गए इसी एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जहाँ बड़े बड़े देशों को तरजीह दी जाती हो, वहाँ नेपाल जैसे छोटे देश की सुनेगा कौन। तो नेपाल को अब एहसास हो रहा है कि उसने भारत को नज़रअंदाज करके गलती की। अब भारत से अगर नेपाल ऐसी चीज़ मांगता है तो भारत नेपाल को मना नहीं करता, और भारत के जो रिलेशन है नेपाल से वो सिर्फ एक देश के तौर पर नहीं है। भारत की जो बॉर्डर है वो नेपाल से खुली हुई है, पाकिस्तान से नहीं खुली, बांग्लादेश से नहीं खुली, लेकिन नेपाल से खुली है। तो नेपाल के भारत से बहुत अच्छे रिश्ते थे और अभी भी हैं, कोई ऐसे खास बिगड़े नहीं है। लेकिन नेपाल की जो पार्टी थी कम्युनिस्ट, उसने चाइना को ज़्यादा तरजीह दी है, ये भी सच्चाई है। तो जहाँ पर वैवाहिक संबंध भी हैं भारत से, शादियाँ एक दूसरे देश में करते हैं लोग, तो वहाँ पर बुराई कैसे आ सकती है। और जो नेपाल को चाहिए था वो भारत तो अपना मुंबई पोर्ट दे देता, कलकत्ता दे देता, चेन्नई दे देता, कोच्चि दे देता, कोई भी नेपाल मांगता वो दे देता। मगर नेपाल मांगे तो ये यहाँ पर नेपाल ने गलती की है, और शायद उनको ये एहसास भी हुआ है। और उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो पावर से हट भी गई और दूसरी पार्टी पावर में आई भी है, तो वो उसको भारत समर्थक ज़्यादा माना जाता है, वो चाइना को जो कम तरजीह देती है। तो मतलब नेपाल में भी लोग बटे हुए हैं, उनकी जो सोच है वो भी देशों को लेकर बटी हुई है, वहाँ की पार्टियों की सोच देशों को लेकर बटी हुई है। तो भारत तो हमेशा यही चाहता है कि नेपाल से अच्छे संबंध हो, इसीलिए वो नहीं चाहता कि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पावर में आए। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।